जय हिंद दोस्तों। आज अपन नवोदय 2023 के लिए टारगेट करते हुए नवोदय का प्रिपरेशन कब चालू करने वाले, उसकी प्रिपरेशन करने के पहले किस तरह से पेपर पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने घंटे के लिए पेपर रहता है, ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें अपन यहाँ पे जान लेंगे। तो यहाँ पे एक कंबाइंड पेपर आपको देना पड़ता है जो 2 हावर के लिए रहेगा, जिसमें 100 मार्क के लिए रहता है। ये जो पेपर रहेगा 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसमें 80 क्वेश्चंस आपको 80 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट सेक्शन में मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे अपन रीजनिंग के नाम से या बौद्धिक क्षमता के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर 40 क्वेश्चंस 50 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। और ये सेक्शन काफ़ी आसान सेक्शन माना जाता है और इसमें से बच्चे 100% स्कोर मतलब 40 क्वेश्चन पूरे सही करके आ जाते हैं और 50 में से 50 उनको मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन रहता है वो मैथमेटिक्स जिसे ये अरिथमेटिक बोला गया है। अरिथमेटिक में 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके अंदर आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। 20 क्वेश्चन के लिए 25 मार्क। और जो लीड लेने वाले कैंडिडेट रहते हैं इसी सेक्शन में स्कोर अच्छा करके लीड ले लेते हैं। जो थर्ड सेक्शन रहता है वो लैंग्वेज का रहता है। ये लैंग्वेज आप पे डिपेंड करती है कि आप किस लैंग्वेज को चूज करना चाहते हो। तो इसमें आप जनरली महाराष्ट्र के बच्चे एक तो मराठी, हिंदी या इंग्लिश ये लैंग्वेज चूज करते हैं। तो ये आपके रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। इसमें भी 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए दिया रह जाता है। तो ये इस तरह से ये 50 ये 25 और ये 25 ऐसे 100 मार्क का ये पेपर बन जाता है। 40 20 ऐसे 80 क्वेश्चन के लिए। तो इस तरह से जनरली बच्चे जो है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, 50 में से 50, लैंग्वेज में भी 25 में से 25। जो लीड लेने वाले कैंडिडेट है जो सिलेक्शन ले जाते हैं वो ये अरिथमेटिक पे अच्छा स्कोर करके लेके जाते हैं। इसलिए अपने को इसमें से 20 में से 20 क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखना ही है। आपकी प्रिपरेशन इसके लिए अच्छी है तो ये दोनों हो ही जाती है आपकी अच्छी प्रिपरेशन। तो इसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी बच्चों के लिए फॉर ऑल कैंडिडेट। ये इसमें ये जो जनरली आप टेस्ट देते हो नवोदय की सिलेक्शन टेस्ट, जिसको सिलेक्शन टेस्ट बोलते हैं, ये 5वीं क्लास में ही देना पड़ता है जब आप 5वीं क्लास में रहते हो। इसका रिजल्ट आपके 6 क्लास के स्टार्टिंग होने के पहले या फिर आप 6 क्लास में चले जाते हो, जैसे बोला मतलब जून के एंडिंग या जुलाई के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में लग ही जाता है। तो इस टाइम पे आप फिर बेसिक मार्क्स से पास होना ही चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली इन होम डिस्ट्रिक्ट। जो भी कैंडिडेट रहेगा जो नवोदय की सिलेक्शन टेस्ट में पास अपीयर होना चाहता है तो वो जब अप्लाई करेगा तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई कर सकता है। बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करने के लिए वो एलिजिबल नहीं है, ऐसे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद एज क्राइटेरिया देखते हैं। तो एज क्राइटेरिया मंथ ऑफ द मे, जब आप अप्लाई कर रहे हो, जिस ईयर अप्लाई कर रहे हो उसके मई के महीने तक आप 9 साल या 13 साल के बीच में आपकी एज होना चाहिए, ना कि ज़्यादा 13 साल से ज़्यादा या 9 साल से कम। आपकी एज 9 साल 13 साल के बीच में होना चाहिए। उसमें एक एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब ये एज रिलैक्सेशन मतलब क्या, जैसे गवर्नमेंट की एग्जाम्स होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसे बोलते हैं अपन, तो उसमें ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, मतलब 3 साल ज़्यादा मिल जाते हैं। उसके बाद SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल मिल जाते हैं। तो इसमें ऐसे कुछ भी नहीं रहेगा, आपकी एज इसके बिटवीन ही होना चाहिए या फिर 9 साल या 13 साल होना ही चाहिए। नो कैंडिडेट विल अलाउड टू अपीयर इन द सिलेक्शन टेस्ट सेकेंड टाइम, मतलब आप सेकेंड टाइम इस टेस्ट को नहीं दे सकते। आपको जो भी एग्जाम क्लियर करनी है आपको एक बार में ही करनी है। आपको सेकेंड टाइम ऐसे आपने समझ लो फॉर्म अप्लाई कर दिया और आप सोच रहे होंगे कि मेरे कुछ अर्जेंट काम आ गया या मेरी तबीयत वगैरह बराबर नहीं है तो मैं
इस बार नहीं देता, नेक्स्ट टाइम मैं फिर से फॉर्म भर के अप्लाई कर दूंगा या कर दूंगी। तो इस तरह से नहीं चलेगा। आपने अप्लाई कर दिए, आपने एग्ज़ाम नहीं भी दिए, तभी आप सेकेंड टाइम एलिजिबल नहीं होंगे। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि फॉर रूरल कैंडिडेट, जो रूरल, ये नवोदय का जो कंसेप्ट लाया गया है वो जनरली ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए ही लाया गया है। मतलब इनको ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको अच्छे से अच्छे स्तर की एजुकेशन प्रोवाइड करा जाए, इसलिए इसमें एटलीस्ट 75% जो सीट्स भरी जाती है वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को उसमें लिया जाता है, और बाकी जो बचे 25% वो शहर अर्बन साइड के बच्चों को लिया जाता है। तो इसमें भी जो सीट्स रहती है वो गर्ल्स उसके बाद रिजर्वेशन और बॉयज़ वगैरह के लिए अलग अलग रहता है, उसका कट ऑफ भी उसके अकॉर्डिंग ही अलग अलग रहता है। वो कभी नेक्स्ट कहीं किसी दूसरे वीडियो में अपन उसके बारे में देख लेंगे। उसके बाद इसमें देखिए रूरल कोटा की ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो किसी भी पेरेंट को जनरली पता ही नहीं रहती, और इवन टीचर वगैरह को पता ही नहीं रहती। जनरली सोचते क्या है पेरेंट की जो ग्रामीण क्षेत्र के कंपेरेटिवली शहरी क्षेत्रों का जो सीबीएसई पैटर्न का जो एजुकेशन सिस्टम है थोड़ा सा अच्छा रहता है, उन बच्चों की मेंटल ग्रोथ अच्छी होती है, इसलिए वो 3rd-4th तक उनको शहरी क्षेत्र के स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और सोचते हैं कि अपने को बच्चे को नवोदय तो 5वीं में बिठाना है तो 5वीं में ग्रामीण क्षेत्र की स्कूल चाहिए। तो ये ऐसा नहीं होता। जनरली जो बच्चा आपको ग्रामीण कोटा के अंडर आपको लाना है तो वो 3री 4थी और 5वीं उसका ग्रामीण क्षेत्र से ही पास आउट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 3री और 4थी शहर में करवाए और आप बोलोगे कि 5वीं में मैं ग्रामीण में डाल देता हूँ, तो ग्रामीण से वो एलिजिबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपका बच्चा 3री 4थी और 5वीं ये तीनों एकेडमिक ईयर में वो ग्रामीण क्षेत्र से ही पास होना चाहिए, तभी वो ग्रामीण कोटा के अंडर काउंट करा जाएगा। इस तरह से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी, इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को 5वीं में नवोदय से प्रिपेयर कराना चाहता है और ये ग्रामीण वाला चीज़ें उनके दिमाग में है, तो अभी से 3री 4थी 5वीं उसको ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में ही रखें अगर ये एडवांटेज लेना है। तो इस तरह से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि अपन ने देखे। नेक्स्ट वीडियो से अपन इसका सिलेबस डिस्कस करके सिलेबस को पढ़ना चालू कर देंगे। थैंक यू।